हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। दोस्तों, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 में पहली चीज़ जो दी गई है वो है केस स्टडी। बहुत ही मस्त केस स्टडी है। पहले मैं केस स्टडी पढ़ता हूँ और उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पंकज, an Indian citizen, purchased a residential house property at Kanpur on 20th August 1998 for 20,50,000. The fair market value and stamp duty value of house property as on 1/4/2001 was 28.5 lakhs and 25 lakhs respectively. On 5/2/2016, Mr. Pankaj entered into an agreement with Mr. Gyan for sale of such property for 61 lakhs and received an amount of 2.5 lakhs as advance. However, Mr. Gyan did not pay the balance amount. Mr. Pankaj forfeited the advance. अब दोस्तों, पंकज ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है जो एक इंडियन रेसिडेंट है, 98 में परचेज की हुई है 20.5 लैक्स में, और उसका फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है एज ऑन 1/4/2001। अब ये वाला जो एडवांस था जो 2016 में मिला था और जो फोरफिट हो गया था, तो ये एडवांस कहने से 1/4/2014 के बाद फोरफिट हुआ है, इसीलिए ये जो एडवांस है कहने से वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल हो जाएगा इन अ ईयर 15-16। सो ये टैक्सेबल हो चुका रहेगा इन 15-16। On 10th May 23, Mr. Pankaj sold house property to Mr. Rohan for 1.5 crores when the stamp duty value of property was 2 crores. So आपने 23-24 जो ईयर है उसमें ये प्रॉपर्टी का सेल हो चुका है, 10th May 23 को सेल हुआ है। फर्दर he had purchased 2 residential house properties at Delhi and Mumbai for 57 lakhs each on 28th September 2024. Mr. Pankaj has no other income during the year 23-24. On 31st May 25, Mr. Pankaj decided to sell the house property at Mumbai to his brother Mr. Gaurav for 58 lakhs, from whom 25,000 was received in cash on 15th January 2015, 25 as an advance for signing the agreement to sell. Sale deed was registered on 30th March 2025 on receipt of the balance amount through account pay check from Mr. Gaurav. The stamp duty value of house property at Mumbai on 31st January 25 and 30th March 25 was 61 lakhs and 64 lakhs respectively. Cost inflation index दिया है। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answers to the following questions. पहला, what shall be the index cost of acquisition of a residential property at Kanpur for computation of capital gain in the hands of Mr. Pankaj? चलो, अब इसका आपको इंडेक्स कॉस्ट बताना है कितना है। सो देखो दोस्तों, जो भी घर आप या जो भी असेट आप 1/4/2001 से पहले अक्वायर करोगे तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 के साथ कंपेयर करते हैं और विच एवर इज हायर वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन याद करोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दिस फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू करके प्रोविजन था। अब ओरिजिनल कॉस्ट इज 20.5 लैक्स, 20.5 फेयर मार्केट वैल्यू आप देखो कितनी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू इज 28.5 लैक्स, 28.5, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है 25 लैक्स। तो अब फेयर मार्केट वैल्यू 28.5 लैक्स है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लैक्स है, तो कहने से आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे 25 लैक्स पे, और 25 लैक्स और 20.5
विच एवर इज हायर तो 25 लैक्स आएगा। अब 25 लैक्स को आप डिवाइड करो बाय 100, क्योंकि वो आपका CII हो जाएगा 2001-2 का, और मल्टीप्लाई करो बाय 348, तो जो भी आपको आंसर आएगा दैट इज 87 लैक्स इज योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कानपुर प्रॉपर्टी। सो कानपुर प्रॉपर्टी का जो ICOA है दैट इज 87 लैक्स। चलो नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कानपुर। अच्छा, अब कानपुर वाली प्रॉपर्टी पे कितना कैपिटल गेन्स आएगा? सी हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया है। ये जो एडवांस मनी फोरफिट हुआ था वो तो मैंने आपको बोल दिया कि IFOS में जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी सेल हुई है 1.5 करोड़ में, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो थी 2 करोड़। तो जो आपका FVOC है दोस्तों, FVOC एज पर सेक्शन नंबर 50C, आप याद करो आपकी जो अग्रीड वैल्यू है 1.5 करोड़, उसमें और 10% जोड़ दो, मतलब आप 110% कर दो, तो वो हो जाएगी 165 लैक्स। बट तो भी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 200 लैक्स उससे कम है, तो इसीलिए आपका FVOC हो जाएगा 2 करोड़। और 2 करोड़ में से आप ICOA माइनस कर दो, दैट इज 87 लैक्स। 87 लैक्स आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 करोड़ 13 लैक्स। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 करोड़ 13 लैक्स आपका आंसर आने के बाद आपको देखो क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया हुआ है कि ये पर्सन ने आगे 2 प्रॉपर्टीज और खरीदी है, 2 प्रॉपर्टीज और खरीदी है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में 57 लैक्स की ईच। अब यहां पे आप कंफ्यूज क्या हो सकते हो पता है? आप करोगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, आप लेके आओगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 के सर 2 प्रॉपर्टीज खरीदी है, हमारा जो कैपिटल गेन्स है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज का एग्जम्पशन मिलेगा, ये आप करके आओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दोनों प्रॉपर्टीज डेट देखो कब खरीदी है, 28 सितंबर 24 पे। आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है दोस्तों उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और जब आपने उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो एग्जम्पशन है दोस्तों वो हो जाएगा निल, और इसीलिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 करोड़ 13 लैक्स। बस ये एक चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, सो वो ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेबल फॉर AY 25-26 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पंकज फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई। सो अब ये जो मुंबई वाली प्रॉपर्टी आपने बेची है, मुंबई वाली प्रॉपर्टी उसमें आपका कैपिटल गेन्स कितना होगा? चलिए देखते हैं अभी उधर कैपिटल गेन्स कितना होगा। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी हमने 28 सितंबर 24 को खरीदी थी और 31 जनवरी 25 को हमने अग्रीमेंट किया है। अब अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले आपको पैसा मिला है 25,000, लेकिन वो कैश में मिला हुआ है। अगर अग्रीमेंट ये दिन या उसके पहले आपको कुछ भी पैसा मिला हो बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT और सब, तो फिर हम लोग क्या करते हैं पता है, वहां पे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट के दिन का देखते हैं। बट अगर आपको कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक से पैसा मिला हुआ है अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले, तो हम रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं। तो दोस्तों आपने प्रॉपर्टी का जो डील किया है वो किया है 58 लैक्स में, लेकिन अब आपको 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी गई है 61 लैक्स एंड 64 लैक्स। हम कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे? सो हम कंसिडर करेंगे ये 64 लैक्स वाली स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि अग्रीमेंट हुआ था 15 जनवरी 25 को, उस दिन पे हमारे पास कैश आया हुआ है 25,000 का, प्रिस्क्राइब मोड से पैसा नहीं मिला है, और इसीलिए हम अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देख के हम रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। तो अपना FVOC हो जाएगा कितना? 64 लैक्स। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी दोस्तों वो थी 57 लैक्स। तो आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा 7 लैक्स का, जो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो आंसर इज 7 लैक्स। तो देखो पहले का आंसर B है, सेकंड का आंसर D है,
और थर्ड का आंसर वापस से बी है। अब दोस्तों, व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गौरव। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि पंकज जो है उसने गौरव को हाउस प्रॉपर्टी दी और गौरव ने यहाँ पे क्या पे किया है, कंसिडरेशन। सो गौरव ने कंसिडरेशन पे किया है और गौरव ने कंसिडरेशन जो पे किया है वो है 58 lakhs। अब हमने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर की थी वो थी 64 lakhs। 64 lakhs अपन ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर की। तो गौरव को जो प्रॉपर्टी मिल रही है दोस्तों, उसमें गौरव को बेनिफिट हुआ है। गौरव को क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। 58 lakhs में प्रॉपर्टी मिल रही है जो 64 lakhs जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। लेकिन अब गौरव जो है उसको टैक्स नहीं लगेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी नील, क्योंकि पंकज जो है वो गौरव का ब्रदर है और ब्रदर से गिफ्ट मिलता है तो टैक्स नहीं लगता। वो एक चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विथ पंकज with respect to sale of property at Kanpur during 23-24, assuming the tax was fully deducted by Mr. रोहन। अब ये देखो, रोहन जो है जिसने ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी कानपुर वाली, उसने जब पेमेंट किया होगा, कहने से उसने 194 IA के हिसाब से अगर कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 1% TDS काटना पड़ता है। ऑन 1% किसका, तो जो भी आप पेमेंट करोगे या जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी विच एवर इज हायर का, तो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज हायर, उसका 1% TDS काटना पड़ेगा। तो रोहन को TDS काटना पड़ेगा कितना, 2 lakhs का। एंड क्या पंकज इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम? आंसर इज 100% येस। पंकज को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अरे भाई, कैपिटल गेंस की इनकम कितनी है, 1 करोड़ 13 lakhs की तो इनकम है। सो उनको रिटर्न जो है वो भी फाइल करना पड़ेगा। बस फ्रेंड्स, ये वाले केस स्टडी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप बस ये 54 वाला एग्जम्पशन लेके मत आ जाना। वो अगर एग्जम्पशन आपने ले लिया ना तो आपके सारे आंसर्स यू कैन से चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट MCQ है। Mrs. Deepika, wife of Mr. Santosh, started a business of trading in beauty products. On 15th July 23, she invested 5 lakhs in the business on 15th July 23 out of the gift received from her husband. So husband ने 5 लाख रुपया दिया था। Mr. Santosh, जो हस्बैंड का नाम है मिस्टर संतोष, शी इन्वेस्टेड 4 lakh फ्रॉम हर ओन सेविंग्स ऑन द सेम डेट एंड शी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9 lakh rupees फ्रॉम हर बिजनेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखो यहाँ पे ना बिजनेस स्टार्ट जो है ना वो 15 सितंबर 23 को हुआ है। अब ये वाला जो केस है दैट इज बेस्ड ऑन क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम जो चैप्टर था उसमें जो कॉन्सेप्ट था याद है कि कैश गिफ्ट दिया इंडिविजुअल ने स्पाउस को और फिर स्पाउस ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो उसमें एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था कि कितना अमाउंट क्लब होगा, अमाउंट टू बी क्लब्ड क्या होगा, अमाउंट टू बी क्लब। तो उसमें था प्रॉफिट्स ले लो कितने आ रहे फ्रॉम बिजनेस, मल्टीप्लाई करो उसको बाय गिफ्ट अमाउंट इन्वेस्टेड in business on first day of a previous year और divide करो by gift amount by total amount invested in business on first day of previous year। ये फॉर्मूला था, याद करो। अब ये वाले केस में हुआ क्या है, बिजनेस स्टार्ट ही 15th को हुआ है। अब जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट मिडल ऑफ द ईयर से होगा तो याद रखना आपके लिए फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना वही आपका फर्स्ट डे हो जाता है। वही आपका क्या हो जाता है दोस्तों, फर्स्ट डे। तो यहाँ पे फर्स्ट डे इज 15th जुलाई 23 और उसी दिन पे गिफ्ट भी दिया गया है, उसी दिन पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। सो अब 9 लाख का प्रॉफिट आया है दोस्तों। 9 लाख रुपया, कितना गिफ्ट था,
तो गिफ्ट का अमाउंट था 5 लाख और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 9 लैक्स, क्योंकि 4 लैक्स स्पाउस ने भी डाला था। सो आपका यहाँ पे 5 लैक्स का जो इनकम है वो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा संतोष में, एंड 4 लाख पे टैक्स लगेगा दीपिका को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखो क्या है, बी। सो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो चुका। और अब थर्ड एमसीक्यू दोस्तों, बहुत ही मस्त एमसीक्यू है ये भी। मिस्टर एक्स रेसिडेंट 47 ईयर्स हैज सैलरी इनकम कंप्यूटेड, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 7,25,000 and agriculture income of 1 lakh for 23-24. Compute his tax liability if he is paying tax under default tax regime, under default tax regime. अब दोस्तों ये वाले केस में देखो, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन जो है, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन वो एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम भी दिया हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। सो आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है 7,25,000, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है 1 लाख। सो आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भर रहे हो, इंडिविजुअल हो, प्लस आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा है, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। इसका मतलब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, एप्लीकेबल हो जाएगी। अब अगर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो गया तो आप लोगों को टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर इनकम ले लो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसमें ऐड करो। अब देखो एग्रीकल्चर इनकम अपने एग्जाम्पल में जो है वो कितनी है, 1 लाख। सो 1 लाख ले लो और उसमें आप 7,25,000 जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो ऐड करो, 8,25,000 आ गया, और इस पर बेसिक टैक्स निकालो। अब बेसिक टैक्स में देखो 0 से लेके 3 लाख तो आपकी टैक्स हो जाएगी नील, फर्स्ट 3 लाख पे, क्योंकि अपन डिफ़ॉल्ट स्कीम में है। 3 लाख से लेके 6 लाख उसमें आपका टैक्स आ जाएगा 5% के हिसाब से, जो आएगा 15,000, और फिर 6 लाख से लेके 8.25 लाख उस पर आपका टैक्स आ जाएगा 10%, जो आएगा 22,500। सो 22,500 और 15,000 आपका टैक्स आ जाएगा 37,500। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब आती है बात दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। एग्रीकल्चर इनकम ले लो और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसमें ऐड कर दीजिए। सो एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट स्कीम में सबके लिए बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख ही है, 4 लाख रुपया हो गया टोटल। और इस पर अगर हम बेसिक टैक्स निकालेंगे तो 0 से लेके 3 लाख उस पर तो नील आएगा, और जो 3 लाख से 4 लाख है उस पर आपका टैक्स आ जाएगा 5%, जो आएगा 5,000। सो टोटल हो चुका 5,000। अब आपका स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप नंबर 2, 37,500 माइनस 5,000। सो ये हो चुका 32,500। इतना आपको बेसिक टैक्स भरना पड़ेगा, दिस इज योर बेसिक टैक्स पेएबल। अब देखो दोस्तों 32,500 इज योर बेसिक टैक्स। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख से ज़्यादा है। अब 7 लाख से ज़्यादा है तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में हमें चेक करना पड़ता है कि क्या रीबेट मिलेगा कि नहीं। तो देखो अब ये तो बेसिक टैक्स हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रीबेट के लिए अपन एक वर्किंग नोट जैसा दिखा सकते हैं क्या, कि अगर हमारी इनकम 7 लाख होती, 7 लाख इक्वल टू 7, कहने से अपना टैक्स 0 आता। कैसे 0 आता, 25,000 टैक्स आता और 25,000 का रीबेट आ जाता, तो टैक्स 0 आता। अब मेरी इनकम है 7,25,000 जो टैक्सेबल इनकम है, ये रही 725, और उस पर आपका टैक्स कितना आ रहा है 32,500। तो अब दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम विच इज अर्नड बाय असेसी इज 25,000 एंड उसके वजह से उसका टैक्स देखो 32,500 से बढ़ रहा है। तो जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा तो टैक्स जा रहा है। तो अब ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको रीबेट मिलेगा। रीबेट कितने का रीबेट मिल जाएगा, 7,500 का रीबेट, जो डिफरेंस है 32,500 एंड 25,000। सो
सो अब आपका 32,500 टैक्स था, उसमें से 7,500 का रिबेट आ चुका, 25,000 आपका बेसिक टैक्स हो गया दोस्तों, और इसमें आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो 26,000 आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एंड ये देखो 26,000 ए, और ये देखो करेक्ट आंसर इज ए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्या एमसीक्यू बना है ये वाला, बहुत मस्त एमसीक्यू है। अब आगे आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, उसके डिटेल में सॉल्यूशन है। कहीं पे भी डाउट हो दोस्तों तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। सो यहाँ पे अपना MTP 2 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहो दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।